हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। 3 लेक्चर कवर हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करी थी। थर्ड लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी और अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी लूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको समझ में चीजें आ रही है। बिकॉज फिजिक्स के अंदर जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं बनाते तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, ठीक है। उसके शेप के कारण और उसके पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी है उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर 2 टर्म यूज किया गया है, एक तो पोजीशन और दूसरा शेप। अब ये पोजीशन कैसे, क्या समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। देखो ध्यान से, सपोज करो कि ये अर्थ का सरफेस है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से इस हाइट पर एक बॉल रखी हुई है, ग्राउंड से इस हाइट पर एक बॉल रखी हुई है। तो हम क्या कहेंगे, इस बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। इस बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। किसके कारण, ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस, है ना, अबव द अर्थ सरफेस। अब यहां पर इस पोटेंशियल एनर्जी को एक अलग नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके अंदर एनर्जी आई कहां से। तो देखो ध्यान से समझना, मान लो एग्जांपल के तौर पर पहले बॉल यहां पर रखा हुआ था, पहले बॉल अर्थ के ऊपर रखा हुआ था, इसके सरफेस के ऊपर रखा हुआ था। तुमने इस बॉल को उठाया और उठा करके ऊपर ले गए तुम। इट मींस मैंने इसके ऊपर वर्क किया। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो गया कहां, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने काम किया और सर पता ही नहीं कहां गया वो काम, नहीं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। जितना काम करोगे उतनी ही एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी, है ना। ये जो हम काम करते हैं वो नहीं जाता है, वेन में नहीं जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तुमने इस बॉल को कितने हाइट तक उठाया, h हाइट तक, ठीक है। तो तुमने वर्क डन कितना किया, तो तुम बोलोगे सर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, तो तुम बोलोगे सर फोर्स, यहां पर फोर्स हम किसके बराबर लगाएंगे, चलो देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देता हूं अभी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, h लिखूंगा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी वर्टिकल मोशन हो रहा हो तो ये जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस यहां पर ये a g से रिप्लेस हो जाएगा एंड वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। यहां पर मैं साइन नहीं ले रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, केवल आप लोग समझो कि यहां पर वर्क डन कितना निकल गया, तो वर्क डन हो गया mgh। अब यही वर्क डन किसके बराबर, तो यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh हो गया। और इस तरीके के पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ, है ना। मतलब अगर यही बॉल यहां पर रखा हुआ होता, यही बॉल यहां पर रखा हुआ होता, पहले सरफेस पर रखा हुआ है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी होती, नहीं होती, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 है,
बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम समझते हैं शेप। सपोज करो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब मैं यहां पर दो केसेस बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, फिर आपको पता चलेगा दूसरा जो टाइप है उसके बारे में। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर एक स्प्रिंग बना रहा हूं आपके लिए, देखो, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है मान लो। अब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो जब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका जो कंप्रेशन है वो कितना हुआ, मैंने इसको कंप्रेस करके कितना कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये कंप्रेस हो गया। तो कितना कंप्रेस हुआ, मान लो डेल एक्स कंप्रेस हुआ। डेल एक्स का मतलब होता है छोटा सा चेंज, समझना अभी, ठीक है। मैंने डेल एक्स कंप्रेस किया, तो मैं एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने उसको कितना चेंज किया, छोटा सा चेंज किया। मैंने फोर्स लगाया, उसके कारण चेंज हुआ। स्प्रिंग क्लोज आएंगे थोड़े से, ठीक है ना। वही काम तुम ये कर सकते हो कि स्प्रिंग को तुम खींच करके, है ना, उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पर हमने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। अब देखिए, जब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया मींस मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, एंड दैट पर्टिकुलर वर्क डन बाय मी विल बी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग। जो मैंने काम किया वो कहां जाएगा, इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम कैसे मान ले कि इसके अंदर एनर्जी है, क्योंकि जिस भी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो वर्क डन कर सकता है। मेरे अंदर एनर्जी है इसीलिए तो मैंने वर्क डन किया। अब इस स्प्रिंग के अंदर, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कहां एनर्जी है सर, मुझे तो नहीं दिखता। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझना। अगर मान लो इसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग के ऊपर मैं एक बॉल रख दूं, समझना ध्यान से, इसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग के ऊपर मैंने ये बॉल रख दिया और मैंने जैसे ही स्प्रिंग को रिमूव किया, क्या ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये स्प्रिंग कैसे काम कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। और ये एनर्जी कहां से आई थी, जब मैंने इसको कंप्रेस किया था, मतलब द एनर्जी वाज गिवन बाय मी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और भी टाइप्स होते हैं लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो अभी हम बात नहीं करेंगे। 9th लेवल पर यही दो आपके सिलेबस के अंदर हैं, तो इन दोनों को अच्छे तरीके से समझिए। एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं, जैसे बो एंड एरो। आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके बो एंड एरो। बो एंड एरो, अगर बो के स्ट्रिंग को खींचा जाए, मैंने इतना खींचा और फिर मैंने इतना खींचा, तो जब मैंने इतना खींचा था इट मींस दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन दिस स्ट्रिंग, और फिर मैंने रिलीज किया तो एरो कुछ दूर तक जाएगा। जब मैंने स्ट्रिंग को बहुत खींचा तो एरो बहुत दूर तक जाएगा, मतलब उस एरो के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई क्योंकि मैंने ज्यादा वर्क डन किया। तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल ही होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल के बेसिस पर इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नोट इट डाउन। तो कुछ न्यूमेरिकल करें, चलो देखते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूलेज पहले लिख देता हूं, ठीक है। उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो एक बार फॉर्मूला देख लो। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था 12mv², ठीक है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के दो पार्ट हमने पढ़े, कौन कौन से, हमने दो पार्ट पढ़े। एक पार्ट पढ़ा मैंने, एक पार्ट हमने क्या पढ़ा भी, एक पार्ट हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना पढ़ा, mgh।
और दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग के केस में। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैंने बताया नहीं था और ये आपके डेरिवेशन कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हाफ इंटू के इंटू डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू के इंटू डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर के क्या है, यहां पर के है स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब सपोज करो कि कोई एक टफ स्प्रिंग है ना, उसको कंप्रेस करने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, आपको के की वैल्यू दी जाएगी, आप पुट कर देना उसके अंदर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, और ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से बन सकते हैं। सपोज करो मैंने मास को इंक्रीज किया, मैंने मास को इंक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको ढंग से समझना क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सपोज करो कि एक बॉडी का मास m है, एक बॉडी का मास कितना है, m है, और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, और एक बॉडी का मास 2m है, मतलब मैंने मास को डबल कर दिया, लेकिन अभी भी वेलोसिटी v ही रखी है मैंने। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये देखते हैं। तो फर्स्ट केस में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, एक बार देखना ध्यान से। फर्स्ट केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, क्या मैं सेकेंड केस में इस तरीके से लिख सकता हूं, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब ये क्या बच गया यहां पर मेरा, ये बच गया एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर। देखो यहां पर ये हाफ एम वी स्क्वायर है और यहां पर ये एम वी स्क्वायर है। बताओ कौन सी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, इस वाले की या इस वाले की। तो आप बोलोगे सर जब मैंने मास को डबल किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब वेलोसिटी के टर्म्स में देख लेते हैं। वेलोसिटी के टर्म्स में देखो, वेलोसिटी के टर्म्स में देखोगे, मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने वेलोसिटी को अभी वेलोसिटी तुम्हारी, चलो एक केस ले लेते हैं, मास m थी और वेलोसिटी v थी, ठीक है। मास को मैंने m रखा और वेलोसिटी को मैंने 2v कर दिया, मतलब वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो बताओ पहले केस में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरे के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दूसरे के केस में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम 2v का स्क्वायर, है ना, हाफ एम 2v का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये बताओ मुझे, ये क्या होना चाहिए। हम कह सकते हैं क्या इसको कि सर हाफ एम, और मैं इसको लिख सकता हूं क्या 4v स्क्वायर। इसको और ब्रेक करके अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4। मतलब ये तो सर ये काइनेटिक एनर्जी तो इसके बराबर है जब आपकी वेलोसिटी v थी, ये 4 क्या है, मतलब जब आपने वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाया तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ गई। नहीं समझ में आया। देखो ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, जब मास m था वेलोसिटी v थी। अब ये क्या हो गया, 4 टाइम्स के ही हो गया ना, मतलब तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर।
क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होगे कि एक बैग है, वीट का एक बैग है, ठीक है, जो 200 kg का है। इसको हम किस हाइट पर उठा करके लेके जाएं, ठीक है, इसको हम कितने हाइट तक लेकर के जाएं ताकि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 4900 जूल होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये वीट है, वीट का बैग है, ठीक है ना, ये यहां पर रखा हुआ था, कितना केजी है, 200 kg। हम इसको, मैं इसको यहां पर उठा करके लेकर के जाता हूं, है ना। ये वीट का बैग बहुत ही शानदार दिख रहा है वैसे आप लोगों को, ठीक है, इसका डायग्राम बहुत ही अच्छा बना है। तो मास कितना मैंने बोला, मास बोला मैंने 200 kg। अभी इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अभी इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 4900 जूल, 4900 जूल। तो पूछा यह गया है कि कितने हाइट तक इसको उठा करके हम लेकर के जाए, कितने हाइट तक इसको हम लिफ्ट करके लेके जाएं ताकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो वो 4900 हो। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को हाइट पर लेकर के जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मान लेते हैं ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, mgh। और यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 4900 बराबर मास कितना दिया हुआ है 200, हाँ g, स्मॉल g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और यहां पर आप लोग इसकी वैल्यू 9.8 लेना है ना, 9.8 इंटू h। तो अगर मैं यहां से हाइट निकालूं तो हाइट कितना हो जाएगा 4900 अपॉन 200 इंटू 9.8, है ना। मैंने पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट को रिमूव करने के बाद एक जीरो ऊपर लगा दिया मैंने, 2 0 यहां से कैंसिल, 2 0 यहां से कैंसिल, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स में। मतलब हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा 2.5 मीटर। मतलब मैंने इस वीट के बैग को 2.5 मीटर लिफ्ट किया और इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, 4900 जूल आई, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, है ना, और आप लोग बुक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि एक कार है 1000 kg का, मतलब मास कितना दिया हुआ है, मास है मान लो, जैसे मान लो ये कार है एक, ठीक है, ये एक कार है तुम्हारी, ठीक है। इसका मास कितना है, मास दिया गया है 1000 kg, 1000 kg। इट इज ट्रैवलिंग, है ना, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझना वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, ठीक है, वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, ठीक है। चलो, तो मतलब इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद, मतलब यहां से यहां तक ट्रैवल करने के बाद ये जो गाड़ी है वो रुक जाती है, ठीक है, ये जो बस है वो रुक जाती है। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे सर 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब 0, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड मत लगाना 0, v इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये रेस्ट पर आ गई। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ये 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद। कैसे आई, क्योंकि ब्रेक लगा, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। तो देखते हैं, समझिए, पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं।
हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेते हैं और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर मास तो दिया गया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। अब बोलोगे सर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपने बता रखा है कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, लेकिन रुको यहां पर t तो है ही नहीं, कैसे निकालोगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद लेना। चलो मैं यहां पर बता देता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस होते हैं। इसके डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय डायडेक्टिक गुरु, आपको इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको नहीं आता है वो वहां जाकर के देख सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी जो समझा रहा हूं उसको ढंग से समझो। देखो तुम्हारे पास v है, बिल्कुल सर 0 है, u है, बिल्कुल सर, s है क्या, बिल्कुल है, मतलब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं। क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर कर दो बराबर 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना है 50। क्लियर है। तो यहां पर देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -900 और ये हो जाएगा 100a। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आया, ये आ गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आए तो ये बात समझ लेना कि मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। जब भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो याद रखना एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट याद रखना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो भाई फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 1000 kg एंड एक्सेलरेशन इज -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट्स का ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा -9000 न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। यहां पर देखो फोर्स फिर से नेगेटिव आया, इट मींस इट इज रिटार्डिंग फोर्स, इसको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तभी तो गाड़ी रुकेगी। चलो अब हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लूं मैं, चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना, फोर्स है -9000 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। तो यहां पर कितना आ गया -45, 1 2 3 4। ठीक है, जूल। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -450 किलो जूल। इस 3 डिजिट के लिए हम किलो लगा सकते हैं, तो मतलब -450 किलो जूल वॉज द वर्क डन बाय द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कितना काम किया, -450 किलो जूल। बात समझ में आ गई। इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करो, है ना, और क्वेश्चंस पूछो वहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने जने इसको करके मुझे दिखा सकते हैं। इसके आंसर के लिए मैं वेट करूँगा कमेंट के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।